कल तक हमने बात कर ली थी इंडियन क्लाइमेट के जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स थे, उनमें ये देखा था कि इंडियन क्लाइमेट की क्या तो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो ये कि इंडिया की जो डिस्टिंक्ट क्लाइमेट है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट, तो उसके क्या इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं कि भाई ऐसी ही क्लाइमेट क्यों बनी हमारे यहां पर ऐसी, तो उसके बारे में भी हम जान रहे थे। जिसमें ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है ये तो हमारा कवर हो गया था कल, फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, कि इंडिया का जो मेन लैंड है उसकी लोकेशन कहां पर है, लैटिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया था। ओशियन एंड लैंड फॉर्मेशन, ओशियन और लैंड्स के बारे में देख लिया था। रिलीफ के बारे में भी देखा था कि कैसे हम हाइट्स पे जाते हैं तो टेम्परेचर में कितना वेरिएशन रहता है, या आप माउंटेनियस रीजन में लोकेटेड हो तो कैसा रहता है। पर दूसरा जो फैक्टर है दैट इज फैक्टर रिलेटेड टू व्हाट, एयर प्रेशर एंड विंड्स, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। कल का हमारा डिस्कशन लैटिट्यूड, हिमालयन माउंटेन्स, इनके बारे में ऑलरेडी हो गया था। लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ओशन से डिस्टेंस कितनी है, सी से एल्टीट्यूड कितना है, रिलीफ कैसा है, ये सारा हमने देख लिया। आज का जो पॉइंट है दैट इज कि एयर प्रेशर और विंड्स कौन कौन सी हैं जो कि हमारी क्लाइमेट को डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसमें सीधा सा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको याद ही रखने हैं। टू द पॉइंट, नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। जैसे विंटर्स के टाइम पे लैंड मास में हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो वही समर्स के टाइम पे वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो उससे भी क्या होता है, हमारी क्लाइमेट का फॉर्मेशन बनता है। तो एक तो ये ध्यान रखोगे कि प्रेशर किस तरीके से चल रहा है। साथ में सरफेस विंड की जो सरफेस पे हवाएं हैं वो साउथ वेस्ट की तरफ से आ रही है या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही है, तो सीधी सी बात है कि जो हवाओं का और प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक इंपैक्ट शो करेगा। दूसरा, जो अपर एयर सर्कुलेशन है और जो मूवमेंट है एयर मासेस का, जिनको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। देखो, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम इक्वेटर, हम अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ को बिल्कुल बीचों बीच यहां पर इक्वेटर के पास में बनता है लो प्रेशर एरिया। इसके पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि इक्वेटर पे सनलाइट सीधी आती है, टेम्परेचर ज्यादा तो हवाएं ऊपर उठती हैं, ठीक है, तो वो हवाओं की टेंडेंसी रहती है अपलिफ्ट होने की। तो अपलिफ्ट होकर के जाएंगी कहां तक, मैक्सिमम किस लिमिट तक जाती हैं, उसको हमने बोला था ट्रोपोपाउस। फिर वहां जाकर के वो हवाएं यूं डाइवर्ट हो जाती हैं, डाइवर्ट होकर के फिर यहां पर जो एक और मतलब ऐसी सिचुएशन बनती है कि यहां से एक सेल क्रिएट हो जाता है, ये हवाएं फिर बाद में नीचे सबसाइड करके और इधर इक्वेटर की तरफ मूव कर जाती हैं। तो एक ये सेल बन गया, एग्जैक्टली साउथ की तरफ भी ऐसा ही सेल बन जाता है, ठीक है। तो इस सेल को हमने बोला था हेडली सेल। तो यहां पर आप देखो कि जिस तरीके से यहां हवाएं ये नीचे सबसाइड कर रही हैं, तो ऊपर की तरफ क्या होता है, एयर का एक ऐसा बंच बन जाता है जो कि पूरे अर्थ के चारों तरफ सर्कमवेट करता है, चारों तरफ चक्कर काटती है वो हवाएं। किसके पास में, ट्रोपोपाउस के पास में। मतलब यूं मानो इस तरीके से यहां पर ये अर्थ सरफेस है, ये ट्रोपोपाउस है, तो यहां से हवाएं यूं ऊपर उठ के यूं साइकिल बना रही है ना, तो ये हवाएं यहां पर एक पार्ट है, वो बाकी तो क्या है, ऊपर जितनी हवाएं उठी उतनी ही नीचे बैठ जाएगी, जितनी असेंडिंग एयर है उतनी ही डिसेंडिंग एयर है। पर कुछ पार्ट एयर का ऐसा है जो कि ट्रोपोपाउस के पास में सर्कुलेट होता है, जो कि पूरे अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है ट्रोपोपाउस के पास में। वो जो एयर सर्कुलेशन है ना, हायर एल्टीट्यूड्स पे, हायर हाइट्स पे, उनको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया की क्लाइमेट को डिसाइड करने में, जिसको हम बोलते हैं अपर एयर सर्कुलेशन। इसके अलावा रेनफॉल, जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आती है विंटर्स के टाइम पे, आपको पता है, जैसे हम आज डिस्कस भी करेंगे, ये आप मैप देखिए। विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, यहां से मेडिटेरेनियन सी से हवाएं उठती हैं और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो इंडिया तक पहुंचता है। कब, विंटर्स की बात हम कर रहे हैं, और वो फिर रेनफॉल करता है, जिस रेनफॉल को हम बोलते हैं मावट, जो कि हमारे यहां पर विंटर्स के टाइम पे जो खेती होती है, पर्टिकुलरली वीट की जो एग्रीकल्चर होती है ना, उसके लिए बड़ी बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो वो एयर सर्कुलेशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल डिप्रेशन, जैसे आप जानते हो कि गर्मियां जैसे आती है तो उस टाइम पर क्या क्रिएट होता है, लैंड मास है इंडिया का, वो हो जाता है गर्म, हॉट हो जाता है, हॉट होने की वजह से वहां पर टेम्परेचर राइज, तो हवाएं असेंड करेगी, तो वहां पर प्रिवेल हो जाता है लो प्रेशर। तो लो प्रेशर मेन लैंड मास पे, तो वो आसपास की हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस वजह से साउथ वेस्ट मानसून का भी आना यहां पर लाजमी है।
तो इस तरीके से ये तीनों जो पैटर्न है ये प्रेशर और एयर का कॉम्बिनेशन है, विंड का कॉम्बिनेशन है, और इसकी वजह से भी हमारी क्लाइमेट पर सीधा असर पड़ता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का क्लासिफिकेशन आप याद रखोगे जो कि इंडिया की क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, पूछा जाए तो आप बता दोगे, ठीक है। एक तो लोकेशन एंड रिलीफ रिलेटेड है और एक है एयर प्रेशर एंड विंड रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखो बात आ जाती है कि हमारे यहां पर जो सीजन्स हैं उनमें दो सीजन मेन आपको असर दिखाती हैं, एक तो विंटर और एक होती है समर। इनके टाइम पर किस तरीके की परिस्थितियां हमारे देश में बनती है वो जानते हैं, जिसमें रेनफॉल के बारे में भी हमें पता पड़ेगा, जिसमें टेम्परेचर के बारे में भी हमें पता पड़ेगा, और रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों मिलकर के अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि कहां पर क्या वेजिटेशन होने वाली है, कैसे पेड़ पौधे वहां पर होंगे। देखो आप यहां पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे सरफेस प्रेशर। सरफेस प्रेशर में क्या है, विंटर्स का टाइम है, दैट मींस लैंड मास क्या होगा, कोल्ड। कोल्ड लैंड मास है, इसका मतलब वहां पर जो विंड होगी या एयर है वो भी क्या होगी, कोल्ड। और कोल्ड एयर जो है वो क्या करती है, सबसाइड करती है, नीचे बैठती है, और नीचे जब सरफेस से टकराएगी तो यहां पर बन जाएगा हाई प्रेशर। इसका मतलब विंटर्स के टाइम पे हमारे नॉर्दर्न रीजन में अगर देखें तो हाई प्रेशर है वो प्रिवेल करता है, और हाई प्रेशर ही सेंट्रल और वेस्ट एशियन कंट्रीज में भी बन जाता है। जैसे यहां पर आप देखो कि ये जो सेंट्रल और वेस्ट एशियन कंट्रीज, ये वेस्ट एशियन कंट्रीज है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। विंटर्स हमारे और यहां पर सेम टाइम पे आएगी, क्योंकि जिस टाइम पे हमारे विंटर्स होती है उस टाइम पे सन किस तरफ होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, सन इस तरफ होता है। तो इस केस में ऊपर की तरफ क्या है, कोल्ड कंडीशन, तो यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा कि नहीं। यहां पर पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर जैसी कंडीशंस प्रिवेल करती हैं, छोड़ करके ये इधर वाला वेस्टर्न पोर्शन आप थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, या यहां पर ये छोड़ दो। यहां पर भी देखो हाई प्रेशर ही हो रहा है, पर आपने एक्सपीरियंस किया हो, ध्यान दिया हो, जब हम सर्दियों में सोते हैं तो रात को कई बार हमें अचानक से गर्मी लगती है, अचानक से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वो टेम्परेचर राइज होना हमें क्या सिग्नल देता है कि अब एक दो दिन में बारिश आने वाली है, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो बारिश आती है, मावट, ठीक है। तो पॉइंट हमारा ये है कि सेंट्रल और वेस्ट एशियन कंट्रीज या उस वाले एरिया में भी टेम्परेचर डाउन रहता है, हाई प्रेशर बनता है, और वो हाई प्रेशर जो है वो नॉर्दर्न रीजन से या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर होती है, और वो इस तरीके से आती है कि अपने साथ में कुछ भी मॉइस्चर नहीं लेके आती। वजह क्योंकि आ कहां से रही है, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न एशिया से। इसका मतलब वहां पर तो मैक्सिमम लैंड ही लैंड है, ड्राई लैंड है, तो वो हवाएं कैसी आती हैं, बिल्कुल ड्राई। इस वजह से इतना ज्यादा रेनफॉल आता नहीं है। इवन हमारे नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न इंडिया जो है, वहां पर हमें सूखी हवाएं, सूखी ठंडी हवाओं का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। फिर आप जानते हो कि ट्रेड विंड का जो इंटरेक्शन है वो इनके साथ होता है। ट्रेड विंड के डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट होती है, ठीक है, जो कि लगभग 20 टू 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के आसपास में फ्लो हो रही है। एक तो इन ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन, और इधर से आ रही है ये जो ठंडी हवाएं हैं वो, ये दोनों यहां पर मिक्स हो जाएंगी, मिक्स होकर के अल्टीमेटली यहां पर हो जाती है ट्रैप। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया हो या फिर आपने न्यूज देखी हो तो विंटर्स के टाइम पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, यहां पर जबरदस्त धुआं के बादल बन जाते हैं, जबरदस्त धुआं बन जम जाता है। क्यों, इधर से तो इधर से तो आ जाती है ट्रेड विंड्स, इधर से आ जाती है ये हवाएं, और ये मिक्स होकर के बिल्कुल उस हवा को कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता, बिल्कुल ट्रैप हो जाती है वो हवा, और उसी टाइम पर फार्मर्स हैं वो जो स्टबल बर्निंग है उसको कर देते हैं। इस वजह से हमें यहां पर स्मोग मिलती है। क्यों, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, थोड़ी बहुत मॉइस्चर अगर हवाओं में है, उन मॉइस्चर की वजह से फॉग फॉर्मेशन होगा, उस फॉग में अगर स्मोक मिल गया, जो कि वहां पर व्हीक्यूलर पॉल्यूशन की वजह से होता है दिल्ली में, या फिर आसपास की जो स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा, वहां पर चावल की जो स्टबल है उसको जला दिया जाता है, तो बन जाता है स्मोग, और वो फॉर्मेशन होने की वजह से सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में ओवरऑल जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, ठीक है, जिसकी मैंने अभी बात की, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, या फिर आप राजस्थान की बात कर लो, नॉर्दर्न राजस्थान, इवन जयपुर में भी उसका एक्सपीरियंस होता है, पंजाब और हरियाणा, ये पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्टर्ली विंड के इन्फ्लुएंस में होती है। तो एक तो टेम्परेचर डाउन, और दूसरा वहां पर जो एयर है वो भी ट्रैप हो जाती है, निकल ही नहीं पाती है। और जिसका एक फिनोमेना मैंने आपको बता दिया
कि दिल्ली वाले एरिया में जबरदस्त स्मोग का बनना, तो ये कंडीशन बनती है नॉर्दर्न रीजन में। दूसरा सेगमेंट आ गया जेट स्ट्रीम का, जो अपर एयर सर्कुलेशन के नाम से भी हम जानते हैं। देखो एयर सर्कुलेशन की बात करें, एक तो होता है एयर सरफेस पे और एक होता है ट्रोपोपाउस के पास में अपर एयर में। तो ये सर्कुलेशन इस तरीके से होता है जो एक दूसरे को कॉम्पनसेट करता है। अगर सरफेस पे हवाओं की डायरेक्शन ऐसी है तो चांसेस ये रहते हैं ज्यादातर कि आपको अपर जो सर्कुलेशन है वो उसके ऑपोजिट मिले और यूं सर्कुलेशन सेटल हो जाए, ठीक है। पर कई केसेस ऐसे भी हैं जहां पे एयर ग्राउंड पे भी इधर ही जाएगी और अपर एयर सर्कुलेशन है वो भी, दोनों एक सेम डायरेक्शन में मिलेंगे। तो ऐसे में हम देखें इंडिया में जो विंटर्स का टाइम है उस टाइम पर क्या होता है। देखो अभी हमने जो मैप देखा, अगेन हम उसी पे चलेंगे कि विंटर्स के टाइम पे यहां से हवाएं उठती हैं और वो हवाओं की डायरेक्शन क्या रहती है, ये वाली, और उनको लाने में जो हेल्प की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, जेट स्ट्रीम के द्वारा। अब हम विंटर्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर हम सन के मूवमेंट को अंडरस्टैंड करें तो थोड़ा और क्लियरिटी आएगी कि सन इस टाइम पे कहां है, सदर्न हेमिस्फीयर में। इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, कि जिस तरीके से सन मूव करता है सन के साथ साथ में ही एयर बेल्ट्स भी मूव करते हैं, ठीक है। एयर बेल्ट का मतलब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, फिर अगेन जो टेम्परेट रीजन में जो लो प्रेशर क्रिएट होता है वो, और पोलर हाई प्रेशर जिसमें हमने बात की थी हेडली सेल, फेरेल सेल और पोलर सेल, तीनों सेल्स की बात की थी। तो उनका जो लोकेशन है ना वो डिपेंड करता है सन के मूवमेंट पे। तो जो ट्रॉपिकल वाला जो है वो तो सन के साथ साथ ही मूव करेगा। अब जैसा कि हमने देखा कि यहां पर सन का मूवमेंट विंटर्स के टाइम पे, हमारे विंटर्स होती है उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स होती है, गर्मियां पड़ती हैं, इसलिए मूवमेंट साउथवर्ड जाएगा। तो इसी के साथ साथ में ये एयर बेल्ट है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो हवाएं जो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम बात करें, मान लो यहां पर हम बात कर रहे हैं मार्च की, मार्च वाले महीने में जो हवाएं इस डायरेक्शन में प्रिवेल कर रही हैं, यूं जा रही हैं, जिनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज, वो हवाएं क्या कर गई, नीचे शिफ्ट हो गई। अब वेस्टर्लीज की क्या हो जाएगी लोकेशन, ये मतलब ये कि जो वेस्टर्लीज का यहां पर जब था पोजीशन वो अब आ गई यहां पे। क्यों, क्योंकि सन कहां पर है, इस जगह पे। तो इक्वेटर वाला जो सेटअप है वो सारा का सारा नीचे शिफ्ट हो गया, तो ऊपर वाला भी नीचे शिफ्ट होगा, नॉर्दर्न पोल वाला भी। तो इस तरीके से ये वेस्टर्लीज जो है ना वो अपने साथ में डिस्टर्बेंसेस लेकर के आती है। और इंडिया में जो सर्दियों के टाइम पे रेनफॉल होती है या फिर नॉर्दर्न रीजन में जो स्नोफॉल होता है वो इन वेस्टर्लीज या फिर ये जो जेट स्ट्रीम यहां से अपने साथ में लेकर के आती है हवाएं, उन्हीं से होता है, ठीक है। तो ये चीज इस वाले मैप से भी आप अच्छे से समझ सकते हो। ये देखो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम जो आती है इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, मेडिटेरेनियन सी वाले एरिया से। अब जैसे ही यहां पर हिमालय और तिब्बतन प्लेट्यू से ये टकराती है ना, यहां पर तिब्बतन प्लेट्यू है इस वाले एरिया में, तो ये जेट स्ट्रीम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो ऐसे के ऐसे नॉर्दर्न पार्ट में चली जाती है और एक जो है हिमालय के सदर्न पार्ट से चली जाती है। तो हम बात कर रहे हैं अभी विंटर्स की। तो विंटर्स के टाइम पे ये जो वेस्टर्लीज विंड आ रही है ना, ये जेट स्ट्रीम, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तिब्बतन हाईलैंड की वजह से। एक तो चली जाती है नॉर्दर्न रीजन में इस तरीके से ऊपर के ऊपर, बीच में तिब्बत हिमालय, और एक पार्ट आ गया नीचे। अब जिस तरफ से भी जेट स्ट्रीम फ्लो हो रही है ना वहां पर आ जाता है हाई प्रेशर, समझ गए। तो हाई प्रेशर की कंडीशन में तो आपको पता है कि हवाएं वहां से बाहर की तरफ फ्लो करेंगी और ये जेट स्ट्रीम अपने साथ में वेस्टर्लीज विंड को भी साथ में ले आती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहां पर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में या नॉर्दर्न इंडिया में तो रेनफॉल या स्नोफॉल हमें मिलता है। जबकि ओवरऑल मेन आगे बात करो, जैसे आप नॉर्दर्न जो पार्ट है इंडिया का, ठीक है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की बात कर लो या फिर आप देख लो ये सेंट्रल हाईलैंड्स वाली पोर्शन की बात कर लो, वहां पर हमें रेनफॉल नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन कैसी चल रही है वहां पर, हाई प्रेशर की। तो जब भी ये जेट स्ट्रीम ये नॉर्दर्न पोर्शन में अवेलेबल है ना, तब यहां पर हाई प्रेशर की कंडीशन बनती है, तो रेनफॉल का स्कोप कोई चांस ही नहीं बनता। अब क्या होता है इस कंडीशन में, आप देख सकते हो कि हिमालयास के साउथ की तरफ ये जेट स्ट्रीम फ्लो हो रहा है और एक जेट स्ट्रीम इसका पार्ट है वो ऊपर से निकल रहा है। तो ये जेट स्ट्रीम जब तक यहां पर है ना तब तक हमारे यहां पर रेनफॉल आने का कोई चांस ही नहीं है। फिर जैसे जैसे सन का मूवमेंट नॉर्थवर्ड होगा वैसे वैसे ये जेट स्ट्रीम का मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, नॉर्थवर्ड, और ये दोनों जो पार्ट थे वो मर्ज हो जाएंगे। और अल्टीमेटली जैसे जैसे टाइम बीतता है और मई जून के टाइम पर आपको पता है सन बिल्कुल
इंडियन लैंडमास के ऊपर आ जाता है, तो हमारे कौन सी सीजन आ जाती है फिर? समर। तो फिलहाल तो खैर हम बात कर रहे हैं विंटर्स की, तो विंटर्स के टाइम पे ये जेट स्ट्रीम और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हमें मिलते हैं, जो कि मेडिटेरेनियन सी से इंडिया की तरफ आते हैं। तिब्बतन जो प्लेट्यू है वो बैरियर की तरह काम करता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बाइफरकेट कर देता है। जेट स्ट्रीम जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को अपने साथ लेकर के आती है, मतलब मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लेडन हवाओं को लेके आती है। वो हवाएं जिनमें मॉइस्चर कंटेंट है वो अल्टीमेटली आकर के हमारे यहां पर ओकेजनली नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में रेनफॉल कर देती है, जिनको हम मावट बोलते हैं, जो कि वीट की एग्रीकल्चर के लिए अच्छा रहता है। तो ये हो गया जो अपर एयर सर्कुलेशन है, वेस्टर्न सर्कुलेशन है एयर का, उसकी बात। तीसरा जो है विंटर्स के टाइम पे पैटर्न, वो है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अगेन वही बात रिपीट हो रही है, कुछ नया नहीं है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन, हमारे यहां पर क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, वैसे नॉर्मल कंडीशंस में देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे कब आते हैं? जब समर वेकेशन, समर्स का टाइम होता है, ठीक है ना। पर बे ऑफ बंगाल में जो कोरोमंडल कोस्ट का मैंने जो आपको बताया था, वहां पर बाढ़ का जो सीजन बनता है वो कब बनता है? जब मॉनसून विड्रॉ कर रहा होता है। मंथ होते हैं अक्टूबर नवंबर, उस टाइम पर चेन्नई में इधर बाढ़ आती है, तो वो क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोनिक कंडीशन, जो कि बे ऑफ बंगाल की वजह से वहां पर बन जाती है। ठीक है, तो इनका भी रोल हो गया, इनका भी रोल हो गया। ये जो डिटेल्स हैं ये आपके समझने के लिए हैं, और बाकी जो चीजें हैं याद रखने वाली वो टू द पॉइंट, बुलेट पॉइंट, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हमारे मेंस में क्वेश्चन पता है कितना आएगा? 10 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स आपको लिखने हैं, और 100 वर्ड्स में आपको बहुत कुछ बताना होता है। तो आप हेडिंग को ज्यादा याद रखना। मेंस में तो हेडिंग पे आपको रिलाई करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी चाहिए। हेडिंग आपने पढ़ ली, आपके दिमाग में उसी टाइम पे आ जाना चाहिए कि हाँ भाई वो कैसे मैकेनिज्म इंपैक्ट डाल रहा है हमारी क्लाइमेटिक सिचुएशन पे। ठीक है, और प्रीलिम्स में है वो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको डिसाइड करने में जो नीचे दिए हुए फैक्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, तो उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम्स भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो अपने साथ में जो मेडिटेरेनियन सी से हवाएं आ रही हैं, जो कि हमारे यहां पर रेनफॉल करती है, जो कि व्हीट क्रॉप के लिए अच्छी होती है, वो भी अपना रोल प्ले करती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का भी रोल रहता है, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा कोस्ट में रेनफॉल कर देते हैं। ठीक है, मेनली कौन सा? बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी वाले हमारे इतना इंपैक्ट नहीं दिखाते हैं। कारण क्या होता है कि अर्थ है, कई बार पूछा जाता है कि अरेबियन सी के साइक्लोन्स इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों नहीं होते हैं जबकि बे ऑफ बंगाल के हैं इंडिया के लिए? तो इसका वजह है कि अर्थ देखो इस तरफ रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो साइक्लोन्स की टेंडेंसी क्या रहती है? इधर मूव करने की, ईस्ट टू वेस्ट। तो ऐसे में इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में यहां पर तो है बे ऑफ बंगाल और इधर है अरेबियन सी। अब बताओ बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेटेड है, वो तो देखो इंडियन मेनलैंड पे स्ट्राइक करेगा कि नहीं, जबकि अरेबियन सी में जो ओरिजिनेट हो रहे हैं वो किधर जाएंगे? इस तरफ, ओमान की तरफ, यमन की तरफ। ठीक है, तो इसलिए हमारे अरेबियन सी वाला इतना इंपैक्ट नहीं करता जितना बे ऑफ बंगाल। पर हां, पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते अरेबियन सी में भी साइक्लोन जो जनरेट हो रहे हैं ना, उनका इंपैक्ट भी हमारे यहां पर दिखने को मिल रहा है, पर उसका इतना नहीं होता जितना डिजास्टरस ये बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स होते हैं। तो ये विंटर सीजन में जो साइक्लोनिक कंडीशन प्रिवेल करती है, या जो आप कह सकते हो क्लाइमेट जो बनती है, उसके बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट आ जाती है, वो है समर सीजन में क्या हमारे यहां पर कंडीशंस बनती है। भाई सीधी सी बात है, समर सीजन का मतलब हो गया सन किस तरफ आ गया? नॉर्थवर्ड शिफ्ट करके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब पूरी जो इंडिया की मेन लैंड है वो बिल्कुल सनलाइट स्ट्रेटली एकदम सीधा एब्जॉर्ब करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो गया? हवाएं उठेंगी, असेंड करेंगी तो लो प्रेशर बनेगा, तो लोअर प्रेशर है यहां पर प्रिवेल करेगा। अब जो हवाओं की डायरेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। विंटर्स में तो क्या होता है, लैंड है वो कूल है तो हवाओं की डायरेक्शन लैंड टू ओशियन है, जबकि समर्स में क्या हो जाएगा, अब ये लैंड है वो क्या हो जाएगी हाई टेम्परेचर पे, तो लो प्रेशर होने की वजह से इधर हवाओं की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ओशियन टू लैंड। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे में कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है हवाओं का, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जुलाई के मिड आते आते सन जो है लमसम कहां पर लोकेशन होती है उसकी, सन का लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन अगर है
तो सन के साथ साथ में सन का जो एयर बेल्ट है वो भी आएगा कि नहीं, इक्वेटोरियल एयर बेल्ट, जिसको हम हमने क्या बोला था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। फिर से बताता हूं मैं आपको, ये है इक्वेटर। नॉर्मल कंडीशन में मान लो सन की लोकेशन इक्वेटर पर ही है, तब यहां पर लो प्रेशर कंडीशन प्रिवेल करेगी। अब क्या है, सन समर्स के टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ऊपर तक आएगा, तो यहां पर यहां की जो लो प्रेशर कंडीशन है वो भी तो इसके साथ साथ में शिफ्ट होगी कि नहीं, टेम्परेचर जहां जहां जा रहा है। अब क्या हो गया, ये जो है ट्रॉपिकल के सॉरी इक्वेटर के आसपास में ये जो कंडीशन बनती है, इस जोन को हमने नाम दिया था इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पर ऊपर से आने वाली जो नॉर्थ ईस्ट से आने वाली ट्रेड विंड्स और साउथ से आने वाली साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स मिक्स होती थी। कंडीशन बनती थी डोलड्रम की, लो प्रेशर डोलड्रम, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है हवाओं का, मिक्स हो रही है बस वहां पे। तो इस तरीके से क्या हो जाता है यहां पर अपने आप में कि सिचुएशन जो है वो ऐसी बन गई कि जी अब ITCZ है वो सीधा का सीधा इंडिया के जो मेन प्लेन्स है, कौन से, इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, वहां पर ITCZ शिफ्ट हो जाता है और वहां पर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। इसकी वजह से भी हमारे यहां पर जो हवाएं हैं वो खिंचती है, अट्रैक्ट होती हैं। और ये ITCZ का जो फैलाव है वो कहां से, पंजाब से लेकर छोटा नागपुर प्लेट्यू तक हो जाता है, जो कि आप यहां पर मैं अगर बताऊं तो ये वाला एरिया ITCZ का क्रिएट हो जाता है पूरा, ठीक है ना। इसके अलावा जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि नीचे की तरफ अभी शिफ्ट हो रखी थी, कौन सी, इन जेट स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं जो इधर से पास हो रही थी। अब क्या होगा, सन जैसे ही ऊपर की तरफ आया तो ये भी ऊपर शिफ्ट हो गई, तो ये तो देखो ऊपर चली जाती है पूरी की पूरी, चाइना की मेनलैंड से होते हुए पास हो जाएगी। और यहां पर क्या आ गया, ITCZ, ठीक है। तो ऐसे में ये रिलेशनशिप भी अच्छी है कि एक तरफ तो जो वेस्टर्लीज है या वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है वो विड्रॉ करती है और ITCZ का ऊपर आना होता है, और उसके विड्रॉ करने से ही ITCZ के ऊपर आने से क्या बनता है, लो प्रेशर, और इसी की वजह से हमें क्या मिलता है फिर, मॉनसूनल रेनफॉल। तो ये कंडीशन हमारे यहां पर समर्स के टाइम पे बन जाती है। ITCZ की कंडीशन देखो आप, अगर इक्वेटर की बात हम यहां करें, ये देखो जनवरी मंथ में ITCZ की लोकेशन ये रहती है, ज्यादातर टेंडेंसी किस तरफ है, साउथ की तरफ। अब आप पूछोगे सर कि सन तो यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहता है, ये ITCZ इतना नीचे ही क्यों आया, अभी बताता हूं क्यों आया। पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि जुलाई में जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास में होता है तो उस टाइम पर ITCZ का प्रेवलेंस कैसा होता है पूरी दुनिया में, और हम यहां पर देख सकते हैं पंजाब से लेकर छोटा नागपुर प्लेट्यू तक पूरा ऐसे कैसे इंडिया को पूरा कवर किए हुए है। इसका मतलब यहां पर साउथ वेस्टर्न जो विंड्स आ रही है, ट्रेड विंड्स, वो भी आएंगी, और नॉर्थ ईस्ट से आने वाली ट्रेड विंड्स है वो भी इकट्ठा होंगी। पर नॉर्थ ईस्ट वाली का तो इतना असर रहेगा नहीं, कारण कि इधर तिब्बत और हिमालय उसको रोक लेंगे, पर साउथ वेस्ट से जो आने वाली है, साउथ ईस्ट से जो आने वाली है, उनका असर दिखेगा। पर वो साउथ ईस्ट से भी सीधा नहीं आ जाएगी, वो यहां से साउथ ईस्ट वाली जो ट्रेड विंड्स है वो इस तरीके से आकर के और यहां से फिर बाद में अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। डायरेक्शन चेंज करने का मैकेनिज्म भी पूरा बताऊंगा मैं, ठीक है। बात ऐसी है कि जुलाई के टाइम पे ITCZ नॉर्थवर्ड होता है सन के साथ साथ में, और जनवरी के टाइम पे सन तो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, और ITCZ होता है वो साउथवर्ड मूव करता है, पर ज्यादा मूव नहीं कर पाता। इसके पीछे कारण क्या है, इधर लैंड मास ज्यादा है, इधर ओशियंस ज्यादा है, इधर वाटर ज्यादा है, टेम्परेचर में जल्दी से चेंज नहीं आता। जुलाई के टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में, अभी के टाइम की बात करें तो वहां पर ठंड पड़नी शुरू हो गई है, तो पानी ठंडा है अभी जुलाई का, और जनवरी आते आते वो पानी ठंडा ही रहेगा। तो इस वजह से ITCZ कहां पर जाता है, ITCZ डेवलप जहां पर होता है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो। तो साउथ में तो वाटर बॉडी कितनी ज्यादा है, इस वजह से ITCZ ज्यादा साउथवर्ड मूव नहीं करता, जबकि नॉर्थ में ज्यादा मूव क्यों कर जाता है, क्योंकि लैंड मास ज्यादा है, जमीन जल्दी से गर्म हो जाती है, इसलिए ITCZ को मौका मिल जाता है और एकदम ऊपर तक पहुंच जाता है। और बची कुची में यहां पर हिमालय जो है वो ऊपर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है, तो इस वजह से भी ITCZ जो इंडिया का लैंड मास है ना, इसमें तो कुछ ज्यादा ही नॉर्थ में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये लोकेशन आप जरूर याद रखोगे, अच्छे से समझनी है आपको, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें तो ITCZ जैसे ही नॉर्थवर्ड मूव करेगा तो भाई सीधी सी बात है वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी हवाएं बन रही थी वो भी
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। कैसे, अगेन आप जाओ यहां पे कि हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो इक्वेटर यहां पे इधर से हवाएं आएंगी जिसको हम बोलते हैं साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। इधर से जो हवाएं आती हैं इनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। अब यहां पर ये जो पोर्शन है ये वो कंडीशन है जब आईटीसीजेड इक्वेटर पे है। अब क्या है, आईटीसीजेड पहुंच गया कहां पे, इंडिया वाली इस जमीन पे, तो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड तो और भी ऊपर शिफ्ट हो गई। और ये जो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड है ना, ये इक्वेटर तो ऐसे के ऐसे आ जाएगी, फिर यहां से डायरेक्शन चेंज करेगी। डायरेक्शन क्यों चेंज करेगी इसका आप बताता हूं मैं, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है, आईटीसीजेड की प्रेजेंस की वजह से लो प्रेशर, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया के वहां पर लो प्रेशर बनेगा और लो प्रेशर अपनी तरफ हवा को उनको खींचेगा। तो ये जो हवाएं जो साउथ ईस्ट से आ रही है ना, उनकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाती है और अल्टीमेटली साउथ वेस्टर्न मॉनसून के नाम पे वो एंटर हो जाती है इंडिया में, फिर बारिश करती है। कारण क्या है, आईटीसीजेड की वजह से लो प्रेशर वहां पे बनना। ठीक है, इसके आगे अगर देखें तो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन हो गया, और साथ में ये हवाएं जो यहां से शुरू हो रही है, कहां से, सदर्न इंडियन ओशियन से। तो आप देखो कितना बड़ा रूट कवर करके फिर इंडिया तक पहुंच रही है, कितनी बड़ी ओशन बॉडी को कवर करके पहुंच रही है। इसका मतलब इन हवाओं में मॉइस्चर भी बहुत शानदार होगी, और इसीलिए हमारे यहां पर साउथ वेस्टर्न मॉनसून जब आता है तो बारिश होती है जबरदस्त। ठीक है, जेट स्ट्रीम का मैकेनिज्म यहां पर भी आएगा, जिसमें जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम थी वो तो देखो तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर शिफ्ट हो गई, पर एक नई जेट स्ट्रीम यहां पर डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलेंगे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, या जिसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और वो डेवलप कैसे होगी, यहां पर आप देख सकते हो, एक सेकंड इसी मैप पे मैं बताऊंगा। उसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, ये ईस्ट टू वेस्ट, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये गर्मियों के टाइम पे बनती है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होगी, और वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहां तक जाती है, कई बार तो जो सदर्न पेनिनसुला है ना, इंडिया की बात अगर हम करें तो जो सदर्न पोर्शन है वहां तक नीचे तक पहुंच जाती है जेट स्ट्रीम, जो कि हायर अपर एयर सर्कुलेशन अपने आप में है ये। तो उसकी वजह से जून का टाइम होता है, ये जेट स्ट्रीम जो है वो यहां पर आकर के और यहां सबसाइड करेगी, सबसाइड करके यहां पर क्या क्रिएट करेगी, हाई प्रेशर। ठीक है, ये जो कौन सी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये आएगी ईस्ट से, और पेनिनसुला के टिप से या पेनिनसुलर इंडिया को क्रॉस करती हुई अरेबियन सी वाले एरिया में सबसाइड करेगी, वहां पर क्रिएट कर देती है हाई प्रेशर। और वो हाई प्रेशर होने की वजह से यहां तो हाई प्रेशर, और आईटीसीजेड आपको पता है यहां पर हो रहा है पहले से ही, तो आईटीसीजेड अपनी तरफ में उस हाई प्रेशर, और यहां पर क्या आईटीसीजेड की वजह से लो प्रेशर, हवा कैसे चलेगी, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। इस तरीके से ये सर्कुलेशन बन जाता है पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से जेट स्ट्रीम का रोल भी आता है हमारे यहां पर रेनफॉल में। इसके आगे आप देख लो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, भाई सीधी सी बात है, अगेन इसी जेट स्ट्रीम को हम रिवाइज करेंगे। यहां पर साइक्लोन जनरेट हो गए, ट्रॉपिकल साइक्लोन। वैसे हम आगे कभी मौका मिला तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे जनरेट होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 11th क्लास की फंडामेंटल्स की ज्योग्राफी की बुक है एक, है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वो आप जरूर देख लेना, बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसमें बड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनी जरूरी है अगर आप ज्योग्राफी से कुछ करना चाहते हो अपनी जिंदगी में। ठीक है, बेसिक्स के लिए, या फिर फ्यूचर में कभी यूपीएससी के लिए जाना चाहो तो वो बुक रामबाण है। 11th 12th की ज्योग्राफी की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से बहुत क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं, और उन क्वेश्चंस को बहुत ही कम स्टूडेंट सही कर पाते हैं। क्यों, मैकेनिज्म है, कंसेप्ट्स हैं। जैसे आपको यहां पर एक एक स्लाइड पे कितना कुछ समझाना पड़ रहा है, वो कॉन्सेप्ट्स वहीं से ड्रॉन है। ठीक है, आ जाओ अपने वापस। आपको पता है कि ये जो ईस्टर्न साइड से आने वाली जेट स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो यहां पर जो साइक्लोन जनरेट हो रहे हैं ना, बवंडर जो तैयार हो रहे हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, उनको भी ये इधर धकेल ले जाएगी साथ में। ठीक है ना, तो इसकी वजह से हमारे मेन लैंड के ऊपर जो साइक्लोन जब स्ट्राइक करते हैं तो मेनली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन 3 स्टेट्स में बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। कई बार वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, साथ में आईटीसीजेड की प्रेजेंस और ये जेट स्ट्रीम और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इनकी प्रेजेंस होने की वजह से हमारे यहां पर मॉनसूनल डिस्ट्रीब्यूशन को भी कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन मिलती है। इसका मतलब कि जहां जहां पर साइक्लोनिक सिचुएशन बन रही है, साइक्लोनिक सिचुएशन का मतलब होता है लो प्रेशर वाली कंडीशन। इसका मतलब जहां पर हवाएं ऊपर उठेगी, ऊपर उठ करके वहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन,
कंडेंसेशन क्लाउड फॉर्म होगा और क्लाउड्स क्या करेंगे, फिर रेनफॉल कर देंगे। तो ऐसे में जहां जहां पर भी ट्रॉपिकल साइक्लोनिक कंडीशंस की वजह से डिप्रेशन क्रिएट होंगे, लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होगी, वहां वहां पर रेनफॉल भी आपको अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे यहां पर रेनफॉल पैटर्न को डिसाइड करने में, ठीक है। और कल मैंने आपको ये चीज पहले बता दी थी कि हमारे यहां पर मानसून जो आता है, एक तो आता है साउथ वेस्ट से, और एक ब्रांच जो है वो यू घूम करके बे ऑफ बंगाल से इधर से घूम के आती है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो हमारा थार डेजर्ट है ना, वो बड़ा गर्म हो जाता है, और जो गर्म हो गया वहां पर लो प्रेशर बन गया, और लो प्रेशर फिर चारों तरफ से अपनी तरफ हवाओं को खींचेगा। तो साउथ वेस्टर्न हवाएं तो खींची जा रही है, पर इधर से जो हवाएं इधर जा रही थी उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम बोल देते हैं साउथ ईस्ट मानसून भी बोल देते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून भी बोल दिया जाता है इसको, और इसको बोल दिया जाता है अरेबियन सी ब्रांच। तो देखो इस तरीके से समर्स के टाइम पे जो कंडीशन प्रिवेल होती है उसको आप यहां पर देख सकते हो अच्छे से। ITCZ यहां पर है, इसलिए यहां पर क्या बन गया, लो प्रेशर डिप्रेशन या फिर लो प्रेशर ट्रफ। दैट मींस बहुत ही कम प्रेशर है, इसका मतलब हवाएं क्या है यहां से अट्रैक्ट होंगी जबरदस्त। अब इसमें आप देख सकते हो कि साउथ ईस्ट से आने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं वो भी इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद में यहां पर इस प्रेशर की चपेट में आ जाती है, और वो भी डायरेक्शन बदल लेती है, और क्या हो जाती है उनकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखोगे। और इतनी लंबी दूरी तय करने के चक्कर में इनमें मॉइस्चर भी अच्छी खासी होती है, इसलिए हमारे यहां पर जो 4 महीने मानसून के होते हैं, जिस टाइम पर साउथ वेस्ट मानसून हमारे आता है उस टाइम पर रेनफॉल भी हमें, मतलब ये मानो कि हमारे देश में जितनी रेनफॉल होती है उसका 80% तो 4 महीने में हो जाती है, रिमेनिंग 20% फिर होती रहती है बाकी महीनों में, ठीक है। तो यहां पर ये सोमालियन जेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये कैसे बनता है, इसका एक ही तरीका है। सोमालियन जेट है वो यहां पर सबसाइड करके एक सर्कुलेशन क्रिएट होता है यूं, जो मैं बताऊंगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है, जो हम बात कर रहे हैं ना इंडियन क्लाइमेट की, जितने भी फैक्टर्स हम देख रहे हैं वो सारे के सारे लोकल फैक्टर्स हैं, बट रियल सेंस में अगर देखा जाए तो हवाओं का जो सर्कुलेशन है ना वो ग्लोबल होता है, ठीक है। यहां पर आप देखो जो हमारे साइक्लोन्स आते हैं ना बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होकर के, कि हाँ भाई अब की बार ये साइक्लोन आ गया, अम्फान आ गया, कभी कई बार आसन आ गया, आसान है, इस तरीके के साइक्लोन्स के नेम होते हैं, अलग अलग नेम डिक्लेयर होते हैं। तो वो साइक्लोन्स पे साउथ चाइना सी में जो साइक्लोन डेवलप होते हैं उनका भी असर होता है। वो साइक्लोन क्या करते हैं, इधर हिट करेंगे और क्रॉस करके फिर बाद में बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है उसको स्ट्रेंथ देते हैं, और उस स्ट्रेंथ से फिर क्या होता है हमारे यहां पर और भी ज्यादा डिजास्टर आती है, कई बार जबरदस्त बाढ़ आती है। तो साउथ चाइना सी से भी जो साइक्लोन्स आते हैं उनका असर भी है हमारे यहां पर। तो एयर सर्कुलेशन है वो ग्लोबल होता है, तभी तो हमने देखा मेडिटेरेनियन सी से विंटर्स के टाइम पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं और वो हमारे यहां पर रेनफॉल करते हैं, जिसको हमने मावट बोला। तो ये है पूरा सिस्टम, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा मेन समर्स के टाइम पे, और समर्स के टाइम पे जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो ये देखो ये बताई हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये कई बार यहां तक भी आ जाती है नीचे, और यहां जाके क्या करती है, सबसाइड कर जाती है, नीचे बैठ जाती है, और हाई प्रेशर कंडीशन बन गई, यहां पर लो प्रेशर कंडीशन, तो जबरदस्त स्पीड से फिर हवाएं आती हैं और वो करती है रेनफॉल में इंडिया पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है वो आ जाता है। देखो अभी तक तो हमने बात की है इंडिया की क्लाइमेट में समर्स के टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे क्या सिचुएशन बनती है। अब हम बात करेंगे इंडिया में मॉनसून की। अब मॉनसून की ही तो बात अभी तक हमने की है, जब हमने बात कर ली कि विंड रिवर्सल होता है, बस अब स्पेसिफिकली मॉनसून पे फोकस करेंगे हम, ठीक है, और चीजें रिपीट ही होंगी। देखो अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं कि इंडिया में जो मॉनसून है उसके ओरिजिन के कई कारण हैं। कारण क्या है, देखो हमारे यहां पर जब मॉनसून आउटब्रेक होता है तो मॉनसून में कई बार ब्रेक भी लग जाते हैं, और फिर मॉनसून विड्रॉ भी करता है। मॉनसून आउटब्रेक का मतलब हो गया मॉनसून का आना, इसका मतलब साउथ वेस्टर्न विंड्स का हमारे मेनलैंड में एंटर होना, ठीक है। मॉनसून ब्रेक का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां आ गई जिसकी वजह से लो प्रेशर नहीं बन पाया और रेनफॉल नहीं होता। आपने नोटिस किया ना हर बार कि बरसात एक बार तो 1 महीने के लिए लगातार आ गई और फिर बाद में ब्रेक लग गए, तो पता नहीं 7-8 दिन, कई बार तो 1-1 महीने तक भी ड्राई स्पेल निकलता है, रेनफॉल होती ही नहीं है, मॉनसून ब्रेक बोलते हैं। फिर बाद में जैसे सर्दियां आती हैं धीरे धीरे जो वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, कौन सी, वो वेस्ट से आने वाली,
वो फिर से थोड़ा थोड़ा नीचे शिफ्ट होती है। क्यों? क्योंकि सन भी अब नीचे जाएगा ना, तब हमारी जमीन थोड़ी ठंडी होने लग जाती है, तो हमारे यहां से क्या हो जाता है, मॉनसून रिट्रीट, मॉनसून विड्रॉवल। और विड्रॉवल के टाइम पे हवाएं किस तरफ से किस तरफ चलेगी, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, विंड रिवर्सल। तो ये विंड रिवर्सल, और ये इतना आसान नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट पे हमें समझ में आ जाए, बहुत से कॉम्प्लेक्स इश्यूज यहां पर आ रहे हैं और उन पर अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपने ओपिनियन दिए हैं। जिसमें पहला कॉन्सेप्ट तो है थर्मल कॉन्सेप्ट, जो कि बड़ा आसान सा है कि गर्मियों में हीटिंग ज्यादा होती है लैंड मास की, लो प्रेशर बनता है, हवाएं अपनी तरफ अट्रैक्ट होती है साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन टू नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी रिसीव रेनफॉल। इसका वो बोल दिया हमने आउटब्रेक ऑफ मॉनसून, मॉनसून का आना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, तो ये चीज आपने पहले ही समझ ली, वही चीज यहां पे बताई जा रही है। और विंटर्स में आपको पता है क्या होता है, विंटर्स के टाइम पे हमारी जो लैंड मास है, एशिया का पूरा लैंड मास है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम, तो पूरी जमीन ठंडी हो जाएगी, तो वहां पर हाई प्रेशर कंडीशन बनेगी, तो अब हवाओं की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, लैंड टू ओशियन। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारे यहां पर थर्मल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। पर थर्मल कॉन्सेप्ट को दिया था हेले ने, यहां पे देखो हेली, ठीक है। पर इस कॉन्सेप्ट का क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ। क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि आपने एक चीज नहीं बताई कि मॉनसून को आपने बता तो दिया, पर ये अचानक से क्यों आता है। तो भाई इस तरीके से अगर हवाओं से ही आना है तो धीरे धीरे भी तो आ सकता है, एकदम से ही चला जाता है, बीच में ब्रेक भी आता है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा। आपकी थर्मल थ्योरी तो ये कह रही है कि भाई लगातार लो प्रेशर बना रहता है, आईटीसीजेड जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में प्रेजेंट रहता है और लगातार वहां पर रेनफॉल बना रहना चाहिए। पर हमारे यहां पर तो रेनफॉल आता भी कई बार, तो पहली बारिश जो है वो अचानक से आती है, फिर कई बार ब्रेक लग जाते हैं 7-7, 8-8 दिन, एक महीने का। वो ब्रेक को कौन क्रिटिसाइज, वो कौन एक्सप्लेन करेगा, ये क्रिटिसिज्म था। दूसरा, मॉनसून का फिर अगर थर्मली कॉन्सेप्ट है तो फिर थ्रू आउट इंडिया सेम सा ही कॉन्सेप्ट, सेम सा ही रेन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पर क्यों भाई चेरापूंजी में रेनफॉल इतनी ज्यादा क्यों और राजस्थान में इतनी रेनफॉल कम क्यों, वो कॉन्सेप्ट यहां पे थर्मल कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाता। दूसरा, लो प्रेशर एरिया स्टेशनरी नहीं है, वो क्यों नहीं है, इसका जवाब यहां पर साहब ने नहीं दिया, इसलिए क्रिटिसिज्म होता है। पर हां, हम इस थ्योरी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये काम करती है, पर 100% एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर आ जाती है कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अभी रिसेंटली रिलीज हुए हैं, जिनमें पहला तो है हिमालय का और तिब्बतन प्लेट्यू का रोल। देखो भाई सीधी सी बात है, तिब्बतन प्लेट्यू क्या है, एक तो हाइट में थोड़ा ज्यादा है, दूसरा हाइट में ज्यादा है, हाई प्रेशर कंडीशंस वहां पर प्रिवेल करती हैं, तो स्काई होता है एकदम क्लीन, साफ सुथरा मौसम, और वहां पर फिर इंसोलेशन, दैट मींस सन से आने वाली जो रेज है वो नॉर्मली जो हम हिमालय के साउथ में रिसीव करते हैं उसके कंपैरिजन में वहां पर ज्यादा रिसीव होती है। अब वहां पर अगर हीट ज्यादा रिसीव हो रही है तो बताओ आप तिब्बतन प्लेट्यू पे लो प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं। लो प्रेशर क्रिएट होता है तो वहां पर फिर जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, कौन सी, जो इस तरीके से डायरेक्शन बताई थी ना अभी, मैं वापस अगेन ये वाली, ये जेट स्ट्रीम बन जाती है वहां पे, ठीक है, तिब्बतन प्रेशर की वजह से। तिब्बतन प्लेट्यू में जो डिफरेंशियल हीटिंग है, यहां की हीटिंग और तिब्बत की हीटिंग दोनों में जो डिफरेंस है, उस हीटिंग की वजह से ये जेट स्ट्रीम तैयार हो जाती है, और इस जेट स्ट्रीम का असर क्या आता है, हमारे यहां पर रेनफॉल जो है वो रिसीव होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का जो बनना है वो तिब्बत की जो हीटिंग है उसका असर है। इसमें एक क्लॉकवाइज साइकिल बन जाता है। वो कैसे बनता है वो देखो आप यहां पे देखो, ये जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम आती है सर्दियों के टाइम पे तो क्या होती है, इसका एक पार्ट साउथ में होता है, एक पार्ट नॉर्थ में होता है। पर जैसे ही हमारे यहां पर गर्मियां आती हैं, मतलब सन आ गया इस वाले एरिया में, आईटीसीजेड आ गया, तो ये वाली जो नीचे वाली ब्रांच है ये भी ऊपर शिफ्ट हो गई, तो ये जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम समर्स के टाइम पे कहां चली गई, तिब्बत के भी नॉर्थ में, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखें तो यहां पर तिब्बत से ये जो जेट स्ट्रीम है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये जनरेट हो गई, तो एक तरीके से ये क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बना के नहीं, ये क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यहां पर रेनफॉल को रिसीव करवाने में, ठीक है। तो तिब्बतन प्लेट्यू की हीटिंग का भी सीधा इफेक्ट आता है रेनफॉल पर, ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। फिर नेक्स्ट जो है वो है जेट स्ट्रीम का रोल।
अगेन वही आ गई। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो तो विड्रॉ कर जाती है, अगेन ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो बन जाती है, और वो बन करके क्या करती है, ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इधर से आकर के, और इसकी टेंडेंसी रहती है नीचे सबसाइड करने की, ठीक है। और यहां सबसाइड करने की वजह से क्या हो जाता है, हाई प्रेशर। और तिब्बत प्लेट्यू में क्या हो रहा था आपको पता है ना, हाई प्रेशर क्या हो रहा था, राइज, इसका मतलब लो प्रेशर। तो ये हवाएं इस तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इसका भी रोल हो गया यहां पर हमारे रेनफॉल रिसीव करवाने में, ठीक है। तो ये अलग अलग है, सारी की सारी देखो मैच करती है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक एक को आप लाइन टू लाइन थोड़ा थोड़ा समझते जाओगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, टॉपिक हमारा है मॉनसून, तो ये इंटरकनेक्टेड तो डेफिनेटली होंगी, ठीक है ना। बस हमें समझ में आना चाहिए कि अलग अलग अगर हम देखें तो इनका क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन में ये जेट स्ट्रीम डिसेंड करेगी, नीचे बैठेगी, नीचे बैठने से हाई प्रेशर बनेगा, और हाई प्रेशर बनने से एक साइकिल बन जाएगा, जो साइकिल मैंने अभी आपको बताया इस तरीके से। यूं ये जेट स्ट्रीम इधर से आएगी और यूं साइकिल बनाएगी, इधर से आई, नीचे बैठी, इधर से ये हवाएं गई, तो ये साइकिल क्या करेगा, इंडिया में रेनफॉल लेकर के आएगा। क्योंकि फिर हवाएं जो है सरफेस वाली, वो इस जेट स्ट्रीम के साथ में और ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैनर में आएगी, तभी तो एकदम से मॉनसून बर्स्ट होता है, अचानक से मॉनसून से बहुत जबरदस्त बारिश आती है। ये एक फीचर भी है हमारा, हमने देखा था इंडियन क्लाइमेट का फीचर क्या है, रेनफॉल इतना जबरदस्त होता है कि अचानक से फ्लड्स आती है, सॉइल इरोजन हो जाता है। वो सॉइल इरोजन के लिए ये जेट स्ट्रीम जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है साउथ वेस्टर्न मानसून को, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम की बात हमारी होगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो अल नीनो इफेक्ट है वो। अब इससे लेकर के आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मॉनसून वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा है, इसकी क्लासेस हमारी थोड़ी बड़ी होंगी, पर ये चीज अगर समझ में आ गई ना तो आपको रेनफॉल पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, क्लाइमेट भी समझ में आ जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आगे के टॉपिक्स को समझने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो आज हम क्लास यहीं एंड करते हैं, ठीक है।